नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मेहुल, मनी और हनी की। भारत में हजारों करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर अब एंटीगुआ और डोमिनिका के प्रधानमंत्रियों पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। डोमिनिका की कोर्ट को 2 जून यानी बुधवार को चोकसी के मामले में सुनवाई करनी है। इससे पहले डोमिनिका के पीएम रूजवेल्ट स्कैरेट पर देश के विपक्षी राजनेताओं ने आरोप लगाया है कि वो भगोड़े चोकसी को भारत वापस भेजने की साजिश का हिस्सा है। डोमिनिका की संसद में विपक्ष के नेता लेनेक्स क्लिंटन ने मांग की है कि मेहुल चोकसी को किन परिस्थितियों में डोमिनिका लाया गया, इसकी भी पूरी जांच हो। उन्होंने ये भी कहा कि मेहुल चोकसी का यूं पकड़े जाना डोमिनिका, एंटीगुआ और भारत की मिलीभगत का हिस्सा है। उन्होंने चोकसी के प्रत्यर्पण को अमानवीय और कानून के शासन के खिलाफ बताया। आपको बता दें कि भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से बीती 25 मई को लापता हो गया था, लेकिन उसके बाद पिछले हफ्ते मंगलवार को उसे डोमिनिका की पुलिस ने अवैध रूप से देश में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। एंटीगुआ और डोमिनिका के बीच मुश्किल से 200 किलोमीटर की दूरी है। पीएम स्कैरेट से पहले एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन पर भी आरोप लगे थे। एंटीगुआ के विपक्ष का कहना था कि चोकसी के देश से गायब होने के पीछे पीएम ब्राउन की भूमिका है। गैस्टन ब्राउन कई बार ये कह चुके हैं कि डोमिनिका चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजने की बजाय उसे भारत प्रत्यर्पित कर दे। चोकसी के वकील ने दावा किया था कि भारतीय और एंटीगुआ के अधिकारी उसका अपहरण करके डोमिनिका लाए थे। सोमवार को चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने यह भी कहा कि मेहुल को शायद उस महिला ने हनी ट्रैप किया जिसके संपर्क में वो पिछले 6 महीने से था। चोकसी को जब अगवा किया गया तो वो उसी महिला के घर गया हुआ था। यहां से उसे एक जहाज पर डोमिनिका ले जाया गया। फिलहाल ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट चोकसी की याचिका पर सुनवाई कर रही है और बुधवार को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। मेहुल चोकसी के एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमयी रूप से गायब होने की वजह जिस प्रेमिका को बताया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला और उस घोटाले के जो आरोपी हैं वो इतने समय से गिरफ्त में थे क्यों नहीं, और जब गिरफ्त में आए तो इस तरीके से आए हैं जहां पर एक महिला का नाम भी आ रहा है। फिलहाल वो महिला फरार बताई जा रही है और ये उनके वकील ने भी एक दावा किया है कि निश्चित तौर पर हो सकता है मेहुल को उस महिला ने हनी ट्रैप किया हो जिसके संपर्क में वो पिछले 6 महीने से थे। जो कुछ भी था फिलहाल गिरफ्त में हैं और उसके बाद उनकी जो तस्वीरें आई थी कि उनके हाथों में चोट थी, आंखों पर सूजन थी, इस तरह की जो चीजें भी आई हैं, क्या कुछ दर्शाता है। लेकिन देखिए, एक लंबा वक्त हो गया और इनको पकड़ ना पाना, क्या था इसके पीछे। 2 देशों की हम यदि बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री जो हैं उन पर आरोप लग गए। भारत पर यह आरोप लगाए गए कि मिलीभगत थी इसलिए यहां से भगा दिया गया था। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, हम उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो आरोप मेहुल चोकसी पर थे उनमें सबसे पहले 4 जनवरी 2018 को एंटीगा से भागने से पहले पीएनबी से 13,578 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप। इसके साथ ही 7,080 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 2013 में शेयर बाजार के हेरफेर में भी ये शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि साल 2017 में निवेश कार्यक्रम के जरिए एंटीगा और बारबुडा की इन्होंने नागरिकता ली थी, जिसके कुछ महीने बाद यह घोटाला सामने आया था। अब एक बात और है कि मेहुल चोकसी के भतीजे नीरव मोदी पर भी सरकारी बैंक पीएनबी से गबन का आरोप है। नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में हैं और कई बार उनकी जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है। आपको बता दें कि बैंक की मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी ब्रांच में 11,360 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और उसके बाद पीएनबी के शेयर्स में 6.7% की गिरावट उस वक्त पर देखी गई थी। पीएनबी घोटाले से शेयर बाजार में करीब 4,000 करोड़ रुपए डूबे थे। ये बड़ा घोटाला था और इस घोटाले के बाद जो तस्वीरें आई थी, जो बातें आई थी कि वो भाग गए हैं, भगोड़ा साबित हो गए। मेहुल चोकसी की बात हो, नीरव मोदी की बात हो, विजय माल्या का एक एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। आखिरकार इस तरह लोगों को शह कौन देता है, और ये जो क्या वाकई मिली भगत थी, क्या कहीं ना कहीं संरक्षण था, और अब जो गिरफ्त में आए हैं उस पर भी कई सवाल हो रहे हैं कि कैसे और इतने वक्त बाद। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भूतपूर्व राजदूत हैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और
यावर खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष हैं एडवोकेट एसोसिएशन के। यावर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या लगता है इस पूरे मामले में अब जाके अरेस्ट होना और एक लंबा वक्त गिरफ्तारी में लगना, क्या वजह इसकी मुख्य रूप से मानते हैं? पहला सवाल। और दूसरा, इसी से मैं रिलेट करूंगी छोटे से सवाल को कि एंटीगुआ और डोमिनिका के प्रधानमंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, भारत की मिलीभगत पर भी कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है, तो क्या वाकई ऐसा कुछ संदेह माना जा सकता है? देखिए, जहां तक आपका ये प्रश्न है कि वक्त इतना लंबा क्यों लगा और कैसे ये बचता रहा और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, तो देखिए सीधी चीज ये है कि जब ये चीज पता लगा, मैं इसके डोमेस्टिक रिपरकशंस पे नहीं जाऊंगा, डोमेस्टिक फेज पे नहीं जाऊंगा कि मतलब किस पार्टी ने, इस पार्टी ने उनको संरक्षण दिया या उस पार्टी ने। बस संक्षेप में ये था कि 2011 से ये सिलसिला चला आ रहा था और 2017 में, ये 2018 में डिटेक्ट हुआ, तब ये भागा है। अब देखिए, लंबा वक्त इसलिए लगा कि अगर एक बार ये डिटेक्ट हो गया कि ये आदमी भाग गया है, उसके बाद प्रक्रिया लंबी होती है। पहली तो प्रक्रिया होती है कि एक्स्ट्राडिशन की, प्रत्यर्पण की। तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया, प्रत्यर्पित करने के लिए 3 शर्तें जरूरी होती हैं कि जिस देश से प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है उस देश में भी वो कार्य जिसके आरोप में प्रत्यर्पण माना जा रहा है वो अपराध है। दूसरी चीज, ये पॉलिटिकल कार्य न हो। और तीसरी चीज ये है कि दोनों देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि हुई। जहां तक हमारी बात एंटीगुआ के साथ है, एंटीगुआ के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन हमारा प्रत्यर्पण का अरेंजमेंट है और उसमें सारी ये शर्तें सही होती हैं, शर्तें सभी होती हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑफेंस वहां भी है और यहाँ भी है और कोई पॉलिटिकल असाइलम की बात नहीं है। तो ये वहाँ एंटीगुआ में इसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई चलने की कोशिश होगी। लेकिन इसी बीच में डोमिनिका भाग गए। अब डोमिनिका किन परिस्थितियों में भागे, इनमें भी मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये अभी कोई क्लियर नहीं है कि कौन किस पे आरोप लगा रहा है, कहाँ गर्लफ्रेंड थी या हनी टैप था, तो ये सब कोई चीज नहीं है, पता नहीं। लेकिन ये कि वो डोमिनिका गए, डोमिनिका के साथ भी हमारी संधि बिल्कुल नहीं, कोई भी संधि नहीं। तो ऐसी हालत में अगर उनको डोमिनिका प्रत्यर्पित करती भी है एंटीगुआ में, तो एंटीगुआ में हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न साफ है कि अगर किसी को प्रत्यर्पित करना है तो हम अपने नागरिक को प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकते हैं, विदेशी नागरिक को नहीं है, और ये एंटीगुआ का नागरिक है। तो एंटीगुआ की सरकार इसको प्रत्यर्पित करने से मना भी कर सकती है, ये तर्क देकर। लेकिन जिस वक्त इसने ये कार्य किया था, जिस वक्त इसने घोटाला किया था, उस वक्त ये एंटीगुआ का नागरिक नहीं था, बिल्कुल एक भारत का नागरिक था। एक चीज। दूसरी चीज, एक और इसके खिलाफ चार्ज बन सकता है कि पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से अगर आप सिटीजनशिप किसी कंट्री की लेते हैं तो उससे पहले आपको अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी और छोड़ने की सूचना भी देनी होगी। वो इन्होंने नहीं किया, तो ये भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। तो ये तो 2 चीजें हुई। अब आपका जो सवाल है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और वहाँ के डोमिनिका के विपक्ष के नेता क्लिंटन ने कहा है, आरोप लगाया है अपने प्रधानमंत्री पे डोमिनिका के कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, वो सब चीजें हम लोगों के डोमेन ऑफ एक्शन में नहीं है, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है।
इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री ने गलत किया, सही किया। वहाँ प्रधानमंत्री ने एंटीगुआ के प्रधानमंत्री के साथ मिली भगत की या क्या किया ये पता नहीं, लेकिन वहाँ मामला कल कोर्ट में है और कल कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। और सामान्य नियम यह है कानून का कि जब मामला कोर्ट में है तो पॉलिटिशियंस के वक्तव्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आती हूँ जितेंद्र जी आपके पास। इस वक्त यावर खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यावर जी, जिस तरीके से मेहुल चौकसी की बात यहाँ पर चल रही है, आरोप क्या है ये हम सब भली भांति जानते हैं। सवाल ये है कि अब आखिरकार जो गिरफ्त में आए हैं, पहला सवाल मेरा भी आपसे वही रहेगा, क्या लगता है इतना वक्त क्यों लगा? और क्योंकि आप एक एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन कानूनी दाव पेच को जानते होंगे, ये जो आरोप प्रत्यारोप दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों पर लग रहा है, भारत पर मिली भगत का आरोप लग रहा है, ये कहां तक उचित है? क्या इसके पीछे आप अभी तक देख पाए इस पूरे घटनाक्रम में? जैसा कि प्रत्येक देशों की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, इनकी इकोनॉमी बड़े बड़े बिजनेसमैन के इन्वेस्टमेंट से चलती है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन उनके देश की नागरिकता लेता है तो इसमें उनका हित छुपा होता है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये देश ऐसे भगोड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपराध करने के बाद भी अपने मूल देश भेजने में कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं। सबसे बड़ा मामला यही आता है क्योंकि उनका एक बड़ा एक इकोनॉमी का पार्ट उनके देश में निवेश किया गया होता है। जिस प्रकार से ये आरोपी इतना बड़ा 5,000 करोड़ से का आर्थिक अपराध करके भारत से फरार हुए हैं, निश्चित तौर पर इसमें हमारे हिंदुस्तान की कुछ ईडी, पुलिस अथॉरिटी और अन्य जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं इनके तालमेल में कमी का मामला है ये। और आरोप तो कई लगे हैं, लेकिन इस आरोपी को विदेश से प्रत्यर्पण संधि के तहत एंटीगुआ से भारत सरकार लाने में सक्षम है पूरी तरह से। सबसे बड़ा मामला यही है कि हमारे पास इनका यह आधार है कि जिस समय इन्होंने अपराध किया था उस अपराध की घटना के समय उनकी नागरिकता एंटीगुआ की नहीं थी। दूसरा, ये इस आरोपी का एक बचाव है, कहीं ना कहीं इनके लीगल एडवाइजर उन्होंने बताए होंगे इनको। इनका ये कहना है कि जिस देश अभी वर्तमान में जिस देश में पकड़े गए हैं उस देश की इनकी नागरिकता नहीं है। तो इन्होंने अपना डिफेंस यह लिया है कि हमें किडनैप करके लाया गया है ताकि उस बचाव का इसको फायदा मिले और किडनैपिंग के आधार पर उसे अपने मूल देश एंटीगुआ भेजा जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर यह किडनैपिंग नहीं है, ये खुद ही भगने की फिराक में था। इसीलिए इस पर जांच सही तरीके से होगी तो वापस एंटीगुआ आएगा और निश्चित तौर पर एंटीगुआ सरकार, भारत सरकार के साथ उससे अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है, हमारी प्रत्यर्पण संधि है, अरेंजमेंट है यहाँ से। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार अपने मूल दस्तावेज इसके खिलाफ जो हमने पूरा हिंदुस्तान से जांच एजेंसियां गई हैं, उन्होंने पूरे इसके आपराधिक रिकॉर्डों का विवरण भी वहां ले गए हैं, तो वहां की सर्वोच्च अदालत में उसको प्रस्तुत करेंगे। और जिस प्रकार से पूर्व में भी कई बड़े बड़े आरोपी, बड़े डॉन विदेशों से प्रत्यर्पण करके लाए गए हैं हिंदुस्तान, इसी प्रकार से यह आरोपी भी निश्चित तौर पर हिंदुस्तान आएगा क्योंकि अभी ये विदेश की पुलिस में कस्टडी में है। बिल्कुल यावर जी, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि सोमवार को चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने यह कहा है कि मेहुल को शायद उस महिला ने हनी ट्रैप किया है या कराया गया है, ये हो सकता है, उन्होंने कहा है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से उनके संपर्क में था। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा यहाँ पर कि देखिए जितनी कोशिश कानून प्रशासन दूसरे देशों की हम बात करें तो वहां के जो भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है उन तमाम चीजों से इतर यहाँ पर वो जिस तरीके से पाए गए, मिले या जिस महिला के संपर्क में थे और उसके बाद वो निश्चित तौर पर कानून के हत्थे चढ़े, वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो शातिराना अंदाज उनका अब तक चल रहा था क्योंकि वो गिरफ्त में नहीं आ रहे थे, ये एक महिला मित्र के चक्कर में कहीं ना कहीं धराए हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक हमने रखा है कि मेहुल, मनी और हनी, तो ये क्योंकि वो महिला भी जो है वो अब फरार बताई जा रही है। ये सब उनका एक प्री प्लानिंग है। हाँ। इस बात को ये टर्न देना चाह रहे हैं कि हमारा किडनैप हुआ है। मैंने आपको फिर मैं बता रहा हूँ, ये उस देश को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तो एंटीगुआ का नागरिक हूँ और मेरा
किडनैप करके इस देश में लाया गया है। इस आपराधिक घटना के आधार पर खुद को एंटीगुआ सरकार के समक्ष सौंपने की गुजारिश कर रहे हैं ये, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इनका ये जो अपराध है, ये अपराध राजनीतिक अपराध नहीं है, ये आर्थिक अपराध है, इकोनॉमिकल अपराध है। और आर्थिक अपराध पूरी दुनिया में सभी देशों के बीच मान्य है। इस अपराधों से लड़ने के लिए सभी देश एकजुट हैं। यदि ये किसी प्रकार का कोई राजनीतिक भगोड़ा होता तो निश्चित तौर पर विदेश की सरकार इसको संरक्षण देती, लेकिन इसके खिलाफ भारत सरकार के पास पर्याप्त 5,000 करोड़ का गबन करने का, धोखाधड़ी करने के अपराध है, FIR है, इन्होंने बैंक से पैसा निकाला है। इसके लिए पर्याप्त सबूत आधार सबके साथ हमारे जांच एजेंसियां उसे लेने के लिए गई हैं वहां पर। तो निश्चित तौर पर इस गंभीर बड़े और फाइनेंशियल अपराध में यह व्यक्ति को एंटीगुआ सरकार हो चाहे अन्य देशों की सरकार हो, इसे प्रत्यर्पण भारत सरकार को करेंगे निश्चित तौर पर। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए जितेंद्र जी, क्या लगता है, क्योंकि आप भूतपूर्व राजदूत रहे हैं और निश्चित तौर पर ये जानना उन तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा कि एक प्रक्रिया के तहत यदि देखा जाए तो जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है और बहुत सारे दाव पेच इनने लगाए हैं, हो सकता है इनकी प्लानिंग भी हो। यावर जी ने भी कहा कि ये प्लानिंग के तहत हो सकता है कि वो ये बात लगा रहे हैं कि मुझे अगवा करके लाया गया है। बहरहाल जो भी है, गिरफ्त में है, आरोप उन पर तय हैं। अब यदि प्रत्यर्पण की बात यदि हम देखें तो क्या लगता है भारत लाने तक में, सजा दिलाने तक में एक कौन सी ऐसी मुख्य प्रक्रिया होगी और कितना वक्त लग सकता है? किसी भी देश में जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी अभियुक्त आरोपी को आखिर तक, जहां तक संभव होता है, उसको अपील करने और सुनवाई कराने का अधिकार है। जैसे कि आपने देखा कि विजय माल्या को वहां के कोर्ट ने उनके खिलाफ डिसीजन ले दिया, फिर उसके बाद अपीलेट कोर्ट, उसके बाद अपीलेट कोर्ट, इस तरह से ये मामला काफी दिन से लटका हुआ है। अब यहाँ पर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो मैं ये नहीं जानता कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील भी क्या की जा सकती है, क्या रिवीजन फाइल किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसमें और भी समय लगेगा, क्योंकि तब क्या है कि तब वहाँ सुनवाई के तुरंत, वहाँ निर्णय के तुरंत बाद वो कह देंगे, अभियुक्त कह देंगे कि हम इसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। तो जब तक अपील नहीं डिस्पोज होती तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। अगर अपील की गुंजाइश नहीं है और ये डिसीजन फाइनल है तो उसके बाद फिर उनको यहाँ लाने के लिए संभावना बन जाती है। क्योंकि एक और चीज, भले ही डोमिनिका के साथ भी अपना हमारा कोई प्रत्यर्पण संधि या प्रत्यर्पण का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो 2001 में साइन किया गया था ज्यादातर देशों द्वारा, उसके सिग्नेटरी डोमिनिका भी है, एंटीगुआ भी है और भारत भी। इसका मतलब कि उस कन्वेंशन से ये सारे लोग बंधे हुए हैं और उस कन्वेंशन में जो करप्शन लिया गया है, करप्शन में आर्थिक करप्शन भी आता है कि करप्शन में आर्थिक रूप से किसी भी तरह की धोखाधड़ी करना या जालसाजी करना, तो उसके तहत ये तीनों देश बंधे हुए हैं। इसलिए अगर प्रत्यर्पण संधि नहीं भी हो तो भी इसके तहत उनको सुनवाई करनी होगी और विचार करना होगा। बिल्कुल। अच्छा यावर जी, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, क्या लगता है आपको कि एक सजा की यदि हम बात देखें तो एक हजारों करोड़ों का एक आरोप उन पर तय है, बहुत सारे उनके भतीजे नीरव मोदी पर भी सरकारी बैंक PNB को लेकर गबन का आरोप है और फिलहाल नीरव मोदी जो हैं वो लंदन की जेल में हैं, कई बार जमानत अर्जी लगाई है लेकिन वो रद्द हुई है। तो ये जो मिली भगत है या मिलकर जो कर रहे थे या इन्होंने निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला और गबन किया जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस देखने को मिला है, उसके बाद एक सजा के तौर पर क्या मुख्य रूप से इनको दिया जा सकता है और क्या कोई गुंजाइश है इनके आगे कि ये बेल पर जाएंगे, प्रत्यर्पण होगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके का बहुत ज्यादा क्रिटिकल ये केस हुआ है, नीरव मोदी का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत, फिर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ अभी इसमें हो सकता है? काफी गुंजाइश है। जैसे कि पहले से ही
हमारे कानून में ये प्रावधान है, ऐसे भगोड़े अपराधी इनकी संपत्ति और अपराध से अर्जित संसाधन कुर्की करने का प्रावधान है। भगोड़े व्यक्ति इस संबंध में अपना बचाव का कोई सिविल दावा भी पेश नहीं कर सकते, ये भी प्रावधान है। जब ये बड़े बड़े अपराधी बड़े आर्थिक अपराध करके भारत से फरार हुए, उसके बाद भारत सरकार ने भी एक विधेयक पारित करे, आर्थिक अपराध विधेयक 2018 लोकसभा में पेश हुआ, जिसमें ये प्रावधान है कि 100 करोड़ से अधिक की रकम के साथ यदि कोई अपराधी फरार होता है तो उसकी चल अचल संपत्ति और उसके द्वारा अपराध से अर्जित की गई समस्त संपत्तियों को कुर्क कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ भरपाई तो होगी। यदि ये व्यक्ति राजनीतिक या किसी भी आधार पर हिंदुस्तान के समक्ष प्रोसिक्यूट करने के लिए नहीं आ पाता है तो भी इसकी जो इसने 5,000 करोड़ का जो आपराधिक घोटाला किया है इन्होंने, उसकी भरपाई कुछ न कुछ सरकार कर सकती है। हमारी जांच एजेंसियां सक्षम है उसकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए। उसने जहां जहां अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों के माध्यम से जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, उन सभी को कुर्क की कार्रवाई कर सकते हैं निश्चित तौर पर। अच्छा यावर जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में मेहुल चोकसी को लेकर एंटीगुआ और डोमिनिका के प्रधानमंत्रियों पर आरोप लगने शुरू हुए थे कि इन लोगों ने मिली भगत करी है, इन लोगों ने बचाने का प्रयास किया है, भारत पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं, ये तक की बात हो गई थी कि भारत ने भी बहुत सहयोग प्रदान किया। ये सब देखिए बातें थी, ये खबरें थी, हम इस पर बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? क्या वाकई में संरक्षण होता है कहीं ना कहीं, तब ये इतनी सारी चीजें निकली? निश्चित तौर पर एक अपराधी इतना बड़ा 5,000 करोड़ का घोटाला कर हिंदुस्तान के रास्ते एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट से फरार होकर विदेश जाएगा, ये संभव ही नहीं है बिना हमारी नेताओं के, बिना जांच एजेंसियों की जानकारी के। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कमी भी बोल सकते हैं हम इसमें, आपराधिक संलिप्तता भी बोल सकते हैं हम इसमें। हमारी गोपनीय शाखा जो होती है, ईडी, पुलिस अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सभी में आपस में सामंजस्य भी है, लेकिन पता नहीं क्यों जब जितना बड़ा भगोड़ा अपराधी, आर्थिक अपराधी जब फरार हुआ, तब इनमें सामंजस्य कहाँ चले गया था। ये अपना पूरा पैसा निकाल कर उस एंटीगुआ की नागरिकता इसने जाकर वहां ले ली, और इतना बड़ा अपराध में हमारे कहीं ना कहीं कुछ हमारे लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज जब ये कानून के दायरे में, कटघरे में खड़ा है, भले ये विदेश में है, लेकिन आज हमारी भारत सरकार ने उनसे अच्छा तालमेल किए हैं, और निश्चित तौर पर वैश्विक दुनिया में अपराधियों से लड़ने के लिए, उन्हें हराने के लिए सभी देशों के बीच सबसे बड़ा ये आधार है कि जो भगोड़े हैं, जिन्होंने आर्थिक अपराध किया है, जिन्होंने करप्शन किया है, इसको लेकर सभी देश एक हैं। तो इसी बात को लेकर ये व्यक्ति निश्चित तौर पर भारत सरकार की कस्टडी में, हमारी जांच एजेंसियों की कस्टडी में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि समय की भी सीमा है, यावर जी क्या लगता है कितने वक्त की एक समय सीमा होगी? इनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब गिरफ्तारी के बाद पूरा प्रोसीजर अब जो प्रत्यर्पण का हो रहा है या सजा तक के प्रावधान का है, कानूनी रूप से क्या कोई इस तरह के केसेस में एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने वक्त में सजा इनको मिल जाए या दिलाई जा सके? जब ये व्यक्ति डोमिनिक सरकार में वहां पर कस्टडी में है ये, तो हमारी जांच एजेंसियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। इन्होंने वहां की पुलिस में, वहां के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी आपत्ति पेश कर दी है। तो निश्चित तौर पर जहां तक मेरा मानना है, जिस प्रकार से पूर्व में भी एक भगोड़े अपराधी डॉन अबू सलेम और अन्य अपराधियों को हिंदुस्तान लेके आए थे विदेश से, तो वहां भी अपनी जांच एजेंसियों ने अच्छी तरीके से हमारा पक्ष रखा था, और यहाँ भी अच्छे तरह से पक्ष रखेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी वहाँ की सरकार और वहाँ की न्यायपालिका हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों को इस आरोपी को सौंप देंगे। यदि अभी हो सकता है कि इसके बाद भी कोई सर्वोच्च अदालत में वहाँ पर कोई रिवीजन अपील पेश करें वो, तो उसके लिए भी कोई संक्षिप्त प्रक्रिया है, कोई लंबे सालों की बात नहीं जाएगी। निश्चित तौर पर 8-10 दिन के अंदर ही मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल चाहिए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा जितेंद्र जी, कि अब क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर पर 8 से 10 दिन का समय यावर जी भी बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है अब इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि गिरफ्त में है, और अब भी यदि लेट लतीफी होती है तो फिर जिम्मेदार किसे माना जाएगा? नहीं, देखिए, पहले तो जो लेट लतीफी हुई थी वो लापरवाही की या संलिप्तता की या दोनों थी, ये पता नहीं। लेकिन अभी जो है, अभी लेट लतीफी होने का
कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि ये जब चीज सोशल मीडिया के द्वारा और नॉर्मल मीडिया के द्वारा जब ये चीज सारी जनता को जाहिर हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से कोई भी एजेंसी इसमें लेट लतीफी नहीं करना चाहेगी। हाँ, जैसा कि हमने कहा कि अगर वहाँ रिवीजन वगैरह या अपील वगैरह फाइल करते हैं, हाँ, फिर यहाँ आने के बाद उनका ट्रायल होगा, और ट्रायल की जो नॉर्मल विधिसम्मत प्रक्रिया है वो होगी। और जहाँ तक कुर्सी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उस आदमी ने भारत में अपनी संपत्ति को छोड़ी होगी अपने नाम से। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 8 से 10 दिन का समय है और कार्रवाई बड़ी हो सकती है। जहां तक प्रत्यर्पण की बात हो रही है वो भी होता दिख रहा है, एजेंसियां वहां पहुंच चुकी हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन एक बात है कि ये भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से विजय अग्रवाल जो चौकसी के वकील है, उन्होंने ये कहा था कि उस महिला जो पिछले 6 महीने से उनके संपर्क में थी, कहीं ये उनका हनी ट्रैप तो नहीं किया गया, हनी ट्रैप के चक्कर में तो नहीं कहीं वो फंस गए। बहरहाल हनी ट्रैप में फंसे, महिला की वजह से फंसे या जिस भी वजह से फंसे, आए गिरफ्त में हैं। एक लंबी प्रक्रिया हो गई है, एक लंबा वक्त हो गया है। अब निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। और उन तमाम लोगों को भी, नीरव मोदी की भी हम बात करें, विजय माल्या का भी केस देख लीजिए, इस तरह की चीजों के लिए यावर जी ने एक बहुत स्पष्ट बात बोली है कि संरक्षण कहीं ना कहीं होता है, तभी इस तरह के घोटाले होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 से 10 दिन में, और लगातार कल भी एक सुनवाई है, आपको बता दें कि अब उसमें क्या निकल कर आएगा, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।